हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस और कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। ये वीडियोस आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या आपके बिज़नेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 21 पार्ट 20। इस चैप्टर के भी 19 पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसा कंटेंट कहीं भी नहीं मिलेगा मार्केटिंग सब्जेक्ट का। फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट पूरे यूट्यूब पे कोई भी नहीं पढ़ाता। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरा टीचिंग स्टाइल, मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर 21 है डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल्स। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 21 में। डिज़ाइन कैसे किया जाता है ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है कि कैसे मार्केटिंग चैनल्स को मैनेज किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था। अगर हम चैनल मैनेजमेंट डिसीजंस की बात करें कि जब आपने अपने लिए चैनल्स को चूज़ कर लिया तो उन चैनल्स को कौन से इंटरमीडिएटरीज आपके लिए उसको कैरी करेंगे। जब आप इंटरमीडिएटरीज की बात करते हैं, चैनल मेंबर्स को मैनेज करने की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि भी कैसे आप इंटरमीडिएटरीज को हर एक चैनल के लिए सेलेक्ट करेंगे, ट्रेन करेंगे, मोटिवेट करेंगे और उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे। जो भी इंटरमीडिएटरी आपने अलग अलग चैनल्स के लिए सेलेक्ट किए हैं, उनको ट्रेन किया है, मोटिवेट किया है, इवेल्युएट करना है, ये हमारा होता है चैनल मेंबर्स को मैनेज करने का डिसीजंस, या हम कह सकते हैं कैसे आप उन्हें मैनेज करेंगे, मैनेजमेंट में क्या क्या स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। तो सिलेक्शन कैसे करना है चैनल मेंबर्स का, ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा सेकंड और थर्ड पॉइंट है, ट्रेनिंग एंड मोटिवेटिंग चैनल मेंबर्स। अलग अलग चैनल्स के लिए जो आपने मेंबर्स को सेलेक्ट किया है, अब बात आती है सिलेक्शन के बाद उनकी ट्रेनिंग की और उनको मोटिवेट करने की। पहले बात करते हैं ट्रेनिंग की। अ कंपनी नीड्स टू व्यू इट्स इंटरमीडिएटरीज द सेम वे इट व्यूज इट्स एंड यूजर्स। ये कह रहा है एक कंपनी जैसे अपने कस्टमर को देखती है वैसे ही उसे अपनी इंटरमीडिएटरीज को भी देखना है। जितना ध्यान हम अपने कस्टमर्स का रखते हैं या जितनी इंपॉर्टेंस हम अपने कस्टमर्स को देते हैं, उतना ही इंपॉर्टेंस और ध्यान हमें किस पे देना है, इंटरमीडिएटरीज पे, क्योंकि हमारे इंटरमीडिएटरीज ही हैं जो हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज को टारगेट कस्टमर तक पहुंचाएंगे। और जो हमारा फाइनल कस्टमर है, एंड यूज़र है, उसके लिए कंपनी कौन है, वो चैनल मेंबर, क्योंकि वो किससे परचेज कर रहा है, चैनल मेंबर से। तो चैनल मेंबर ही उसके लिए कंपनी है। तो इसलिए हर एक कंपनी को अपने चैनल मेंबर्स को अच्छे से ट्रीट करना है, उनको एक इम्पॉर्टेंट पार्ट समझना है। इसीलिए जो भी कंपनी है उसको अपने इंटरमीडिएटरीज को उसी तरीके से ट्रीट करना है जैसे वो अपने एंड यूज़र या फाइनल कंज्यूमर्स को करता है। इट शुड डिटरमाइन देयर नीड्स एंड वांट्स एंड टेलर इट्स चैनल ऑफरिंग्स टू प्रोवाइड देम विद सुपीरियर वैल्यू। और जैसे हम अपने कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स का ध्यान रखते हैं कि भी हमारे कस्टमर्स को क्या चाहिए, क्या उनके नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं, उसी तरीके से हर एक कंपनी को डिटरमाइन करना चाहिए कि उसके जो चैनल मेंबर्स हैं, जो उसके इंटरमीडिएटरीज हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, उनकी क्या वांट्स हैं, और उनकी नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग ही अपनी जो ऑफरिंग्स हैं उनको डिज़ाइन करना चाहिए और उन्हें सुपीरियर वैल्यू प्रोवाइड करवानी चाहिए। तभी वो आपके लिए अच्छे से जॉब को परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छे से आपकी कंपनी के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, अच्छे से आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को टारगेट कस्टमर तक पहुंचा पाएंगे। तो इसलिए जो भी आपके इंटरमीडिएटरीज हैं उनको आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मानना है, उनको एंड जो यूजर्स हैं उनकी तरह ही ट्रीट करना है, उनकी वांट्स एंड नीड्स का भी ध्यान रखना है। केयरफुली इम्प्लीमेंटेड ट्रेनिंग, मार्केट रिसर्च एंड अदर कैपेबिलिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स कैन मोटिवेट एंड इम्प्रूव द इंटरमीडिएटरीज परफॉर्मेंस।
ये कह रहा है जो भी आपके इंटरमीडिएटरीज आपने सेलेक्ट किए हैं अलग अलग चैनल्स के लिए, अलग अलग चैनल्स हैं, उनके लिए जो भी मेंबर्स या इंटरमीडिएटरीज आपने सेलेक्ट किया है उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए आपको उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनके लिए मार्केट रिसर्च को परफॉर्म करना चाहिए, या जो भी अदर कैपेबिलिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स हैं वो आपको उनके लिए ऑर्गेनाइज करने चाहिए, ताकि जो भी आपके इंटरमीडिएटरीज हैं वो मोटिवेट हो सके, वो अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। द कंपनी मस्ट constantly communicate that intermediaries are crucial partner in a joint effort to satisfy the end users of the product। और हमेशा टाइम टू टाइम कॉन्स्टेंटली कंपनी को क्या करना चाहिए, जो भी उसके चैनल मेंबर्स हैं, इंटरमीडिएटरीज हैं, उनको याद दिलवाते रहना चाहिए कि भी वो उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी उनका जॉइंट एफर्ट है, जो वो मिलके काम कर रहे हैं कंपनी और इंटरमीडिएटरीज, उस पूरे प्रोग्राम में, उस पूरे जॉइंट एफर्ट में उनका एक क्रूशियल पार्ट है, या हम कह सकते हैं वो क्रूशियल पार्टनर्स हैं जो हमारे एंड यूजर्स को सेटिस्फाई करने में उनकी हेल्प करते हैं। तो आपको टाइम टू टाइम अपने इंटरमीडिएटरीज को उनकी इंपॉर्टेंस बताते रहना चाहिए कि भी तुम कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, आप ही वो लोग हैं जो हमारे फाइनल कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करते हो। Microsoft require its third-party service engineers to complete a set of courses and take the certification exams। जैसे इन्होंने कहा है कि भी कुछ कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अपने इंटरमीडिएटरीज को ट्रेन करने के लिए क्या करती है, बहुत सारे कोर्सेज भी करती है। जो हमने बोला कि भी आप उनकी कैपेबिलिटी को बिल्ड करने के लिए प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करें, उनकी ट्रेनिंग अच्छे से करें ताकि वो अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सके। तो यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। माइक्रोसॉफ्ट क्या करती है, जो उसके थर्ड पार्टी सर्विस इंजीनियर्स हैं, जो उसके प्रोडक्ट की सर्विसेज के लिए कस्टमर्स के पास जाते हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट का आपने कोई प्रोडक्ट लिया है, अगर उसकी सर्विस में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आपके घर जो सर्विस के लिए पर्सन्स आते हैं, जो थर्ड पार्टी सर्विस इंजीनियर्स होते हैं, उनके लिए भी माइक्रोसॉफ्ट ने एक कोर्स बना रखा है कि आप पहले इस कोर्स को कंप्लीट करें, उसके बाद आपके एग्ज़ाम्स होंगे, एग्ज़ाम्स के बाद ही आपको हम सर्टिफिकेट देंगे, और उसके बाद आप हमारे इंटरमीडिएटरी बन सकते हैं, आप हमारे कस्टमर्स को सर्विस दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि भी कैसे कंपनीज अपने जो इंटरमीडिएटरीज हैं या चैनल मेंबर्स हैं, जो उनके बिहाफ पे सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं या उनके प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, उनको वो ट्रेन करते हैं, उनके लिए पूरे के पूरे कोर्स बनाए हुए हैं, और फिर उनके बाद उनका एग्ज़ाम होता है, जिनके बाद उन्हें सर्टिफिकेट मिलता है। Those who pass are formally recognized as Microsoft certified professionals and can use this designation to promote their own business। और उसके बाद जो वो उस एग्ज़ाम को पास करता है वही रिकॉग्नाइज किया जाता है कि भी ये माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल है, और फिर वो उस सर्टिफिकेट को या उस डेजिग्नेशन को यूज़ कर सकता है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। वही सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के कस्टमर्स को। क्लियर। अदर फर्म्स यूज़ कस्टमर सर्वेज रेदर देन एग्ज़ाम्स। ट्रेन करने के लिए बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे भी हैं जो कस्टमर सर्वेज का यूज़ करते हैं एग्ज़ाम्स के बजाय। वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं करते, लेकिन कस्टमर के सर्वे करते हैं, उनसे जो भी उनकी क्वेरीज होती हैं या उनके डाउट्स होते हैं या उनकी कंप्लेंट्स होती हैं, उनके बेसिस पे फिर अपने इंटरमीडिएटरीज को ट्रेन करते हैं। क्लियर। ये थी ट्रेनिंग की बात। अब बात कर लेते हैं मोटिवेशन की, कि कैसे आप अपने चैनल मेंबर्स को मोटिवेट कर सकते हो कि वो अपने फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म करें। जो भी आप चाहते हो कि भी आपके इंटरमीडिएटरीज आपके बिहाफ पे करें, जो भी कस्टमर के लिए आप सर्विसेज दिलवाना चाहते हो, वो उनके लिए आप कैसे उन्हें मोटिवेट करें। एक टर्म है चैनल पावर। चैनल पावर यही मोटिवेशन से रिलेटेड है, इसीलिए हम चैनल पावर को स्टडी करेंगे। मैं आपको बाद में बताऊंगी कैसे ये रिलेटेड है। चैनल पावर क्या होती है? प्रोड्यूसर्स वेरी ग्रेटली इन देयर स्किल इन मैनेजिंग द डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये कह रहा है जो अलग अलग प्रोड्यूसर्स हैं उनकी अलग अलग स्किल्स हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को या अपने इंटरमीडिएटरीज को मैनेज करने की। कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। चैनल पावर is the ability to alter the channel members' behavior so they take actions they would not have taken otherwise। चैनल पावर का क्या मतलब है? चैनल पावर का मतलब है कि जो भी हमारा प्रोड्यूसर है उसकी कितनी एबिलिटी है अपने चैनल मेंबर के बिहेवियर को ऑल्टर करने की।
चैनल पावर का मतलब है कि भी प्रोड्यूसर की क्या एबिलिटी है, कितनी पावर उसके पास है कि वो अपने चैनल मेंबर्स के बिहेवियर को चेंज कर सकता है, वो उन्हें वो एक्शंस या बिहेवियर करने के लिए कंपेल कर सकता है जो वो अदरवाइज नहीं लेते। तो चैनल पावर का मतलब है कि भी प्रोड्यूसर की कितनी पावर है कि वो अपने इंटरमीडिएटरी से वो एक्शंस परफॉर्म करवाता है जो वो खुद परफॉर्म नहीं करते, मतलब जो उन्हें करने चाहिए लेकिन वो खुद परफॉर्म नहीं करते, लेकिन प्रोड्यूसर की इतनी एबिलिटी है कि वो चैनल मेंबर्स को उन एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए मतलब हम कह सकते हैं बाइंड कर सकता है या उनको फोर्स कर सकता है। तो ये होती है चैनल पावर कि प्रोड्यूसर की कितनी एबिलिटी है कि वो अपने चैनल मेंबर के बिहेवियर्स को चेंज कर सकता है, उनसे कुछ भी करवा सकता है, जैसा बिहेवियर वो चाहता है वैसा उनसे करवा सकता है। मैन्युफैक्चरर्स कैन ड्रॉ ऑन द फ्लोइंग टाइप ऑफ पावर टू एलिसिट द कॉपरेशन। अब बात कर रहे हैं कि भी जो भी प्रोड्यूसर्स हैं या जो भी हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कितनी टाइप्स के पावर का यूज़ करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर या चैनल मेंबर से कॉपरेशन के लिए, मतलब उनकी कॉपरेशन के लिए वो किस टाइप की पावर्स का यूज़ करते हैं। क्योंकि अब आपको अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर की या जो भी चैनल मेंबर है उसका कॉपरेशन चाहिए तो आपके पास बहुत सारे टाइप्स के पावर हैं, मतलब अब आपके पास जो पावर है कि भी आपके पास जो एबिलिटी है वो बहुत सारी टाइप की हो सकती है। आप उन्हें डरा भी सकते हैं, आप उन्हें रिवॉर्ड के थ्रू कि भी अगर आप ऐसा करोगे, आप हमारे साथ कॉपरेट करोगे तो हम आपको रिवॉर्ड देंगे, मतलब बहुत टाइप की पावर हैं जिनसे आप उनका कॉपरेशन ले सकते हैं। तो उन पावर्स को हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट अगर हम पावर की बात करें तो वो है क्योर्सिव पावर, जो डराने वाली पावर होती है। अ मैन्युफैक्चरर थ्रेटन्स टू विदड्रॉ अ रिसोर्स और टर्मिनेट अ रिलेशनशिप इफ इंटरमीडिएटरीज फेल्स टू कॉपरेट। एक तरीका तो क्या है उनसे वो काम करवाने का जो हम चाहते हैं या उनकी कॉपरेशन लेने का, कि हम उनको डराएं कि भी अगर आपने ऐसा नहीं करा जो हम आपसे चाहते हैं तो हम आपसे अपने प्रोडक्ट को विड्रॉ कर लेंगे या आपके साथ जो हमारा एग्रीमेंट है या रिलेशनशिप है उसको हम ख़त्म कर देंगे। तो एक तरीका तो है मैन्युफैक्चर के पास ये कि भी आप अपने इंटरमीडिएटरी को डराएं कि हम आपसे प्रोडक्ट वापस ले लेंगे या आपके साथ जो हमारा एग्रीमेंट है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसको हम ख़त्म कर लेंगे। तो इसे हम बोलते हैं क्योर्सिव पावर। दिस पावर कैन बी इफेक्टिव but its exercise produces resentment and can lead the intermediaries to organize countervailing power। ये कह रहे हैं ये वाली जो पावर है डराने वाली ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए इफेक्टिव है, लेकिन अगर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए, इसको अगर आप यूज़ करेंगे इस पावर को कि भी आप इंटरमीडिएटरीज को डराएंगे या उन्हें धमकाएंगे, तो इसका जो यूज़ है वो आपके जो इंटरमीडिएटरीज हैं उनके लिए मतलब उनको मजबूर करेगा कि वो आपके अगेंस्ट चले जाएं, वो काउंटरवेलिंग पावर को ऑर्गेनाइज करेंगे। वो हो सकता है कि भी सारे इंटरमीडिएटरीज मिलके आपके अगेंस्ट चले जाएं, कोई भी आपके प्रोडक्ट को कैरी करने के लिए रेडी ना हो या कोई भी आपके प्रोडक्ट को सेल ना करें। तो ऐसी ऐसी पावर का यूज़ बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं बेनिफिशियल भी नहीं होता हर एक केस में, मतलब कुछ लिमिट तक ये पावर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पावर का यूज़ करते हैं तो आपके जो इंटरमीडिएटरीज हैं वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। पहली पावर हमने देखी कि भी कैसे आप उनका कॉपरेशन ले सकते हैं, कैसे उनको मोटिवेट कर सकते हैं आप जो उनसे बिहेवियर चाहते हैं वो करवाने के लिए। सेकंड है रिवॉर्ड। नाम से ही पता चल रहा है कि आप अपने इंटरमीडिएटरीज को या जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको रिवॉर्ड दे रहे हैं कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे तो हम आपको ये रिवॉर्ड देंगे। द मैन्युफैक्चरर ऑफर इंटरमीडिएटरीज एन एक्स्ट्रा बेनिफिट फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक एक्ट्स और फंक्शंस। ये कह रहा है जब आप उन्हें मोटिवेट करते हैं कोई भी एक्स्ट्रा फंक्शन करवाने के लिए या कोई भी चीज़ करवाने के लिए, जो भी बिहेवियर आप उनसे चाहते हैं, तो उसके लिए मैन्युफैक्चर इंटरमीडिएटरीज को ऑफर करता है कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट कि मैं ये एक्स्ट्रा रिवॉर्ड या बेनिफिट आपको दूंगा। रिवॉर्ड पावर टिपिकली प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट देन क्योर्सिव पावर, बट इंटरमीडिएटरीज मे कम टू एक्सपेक्ट ए रिवॉर्ड एवरी टाइम द मैन्युफैक्चर वांट्स अ सर्टेन बिहेवियर टू अकर। ये कह रहा है ये वाली जो पावर है ये अच्छी है क्योर्सिव पावर से, डराने वाली पावर से अच्छी है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर रिजल्ट्स हैं, क्योंकि आप रिवॉर्ड दे के किसी से कोई काम करवा रहे हैं, उनको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट दे के आप उनको बोल रहे हैं कि भी ये स्पेसिफिक फंक्शन हमारे लिए कर दो।
तो ये वाला जो रिवॉर्ड पावर है इससे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन इसका लिमिटेशन क्या है कि भी जब भी मैन्युफैक्चरर चाहता है कि भी इंटरमीडिएटरी उसके लिए कोई भी काम करे, तो हर बार एवरी टाइम जो इंटरमीडिएटरी है वो एक्सपेक्ट करेगा कि भी उसे एक रिवॉर्ड मिलेगा, और हर टाइम रिवॉर्ड देना मैन्युफैक्चरर के लिए पॉसिबल नहीं है। कि भी इसका मतलब तो ये हुआ मैन्युफैक्चरर को अगर कुछ भी काम करवाना है तो उसे रिवॉर्ड देना ही देना पड़ेगा, रिवॉर्ड दे के ही इंटरमीडिएटरी उसका काम करेगा। तो ये एक लिमिटेशन है कि भी जब भी मैन्युफैक्चरर कोई काम कहेगा तो हर बार इंटरमीडिएटरी एक्सपेक्ट करेगा कि भी उसे कोई ना कोई रिवॉर्ड उसके बदले मिले। तो ये इसकी लिमिटेशन है। थर्ड अगर हम पावर की बात करें वो है लेजिटिमेट पावर। द मैन्युफैक्चरर रिक्वेस्ट अ बिहेवियर दैट इज वारंट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। लेजिटिमेट का मतलब है जब आप लीगल पावर का यूज करते हैं कि भी ये हमारे एग्रीमेंट में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इंटरमीडिएटरी के साथ उसमें आप पहले ही लिख लेते हैं कि ये एक्टिविटीज़ या ये फंक्शन हमारा इंटरमीडिएटरी हमारे लिए परफॉर्म करेगा। अगर वो इनको परफॉर्म नहीं करेगा तो हम उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे। तो मैन्युफैक्चरर जब रिक्वेस्ट करता है कोई भी बिहेवियर जो उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंडर है तो वो किस पावर का यूज़ कर रहा है? लेजिटिमेट पावर का, लीगल पावर का, कि भी अदरवाइज मैं लीगल हेल्प लूँगा और आपके अगेंस्ट केस कर दूंगा। As long as the intermediaries view the manufacturer as a legitimate leader, legitimate power works. जब तक इंटरमीडिएटरीज को लगता है कि भी जो मैन्युफैक्चरर है वो लेजिटिमेट लीडर है तब तक ये पावर वर्क करती है। अगर उन्हें लगता है कि भी ये बंदा मतलब लीगल नहीं है या कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं है तो वो वहाँ वर्क नहीं करती। उसके बाद है एक्सपर्ट पावर। द मैन्युफैक्चरर हैज स्पेशल नॉलेज द इंटरमीडिएटरीज वैल्यू। एक्सपर्ट पावर का मतलब है कि जब मैन्युफैक्चरर के पास कोई ऐसी नॉलेज है जिसकी इंटरमीडिएटरीज क्या करते हैं? वैल्यू। इंटरमीडिएटरीज को लगता है कि भी हमारे जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास एक स्पेशल नॉलेज है जिसकी वजह से हमारी सेल्स अच्छी हो रही है या हमें उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो इस पावर का यूज़ करके अगर आपके पास कोई स्पेशल नॉलेज है जो इंटरमीडिएटरीज को लगता है कि भी वैल्यूएबल है तो भी आप इंटरमीडिएटरीज से कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। Once the intermediaries acquire this expertise, however, expert power weakens. लेकिन जैसे ही इंटरमीडिएटरीज को भी वो एक्सपर्टाइज आ जाएगी, उन्हें भी उस स्पेशल नॉलेज का पता चल जाएगा, वो भी उस चीज़ को लर्न कर लेंगे, तो आपकी एक्सपर्ट पावर क्या हो जाएगी? वीक। वहाँ फिर अगर उन्हें भी वो चीज़ आ गई जो मैन्युफैक्चरर को पता थी तो वो अब मैन्युफैक्चरर की इतनी बातें तो नहीं मानेंगे या जो वो चाहेगा वो तो नहीं करेंगे, तो वहाँ आपकी एक्सपर्ट पावर क्या हो जाती है? वीक। The manufacturer must continue to develop new expertise, so intermediaries will want to continue cooperating. इसलिए ज़रूरी है कि भी अगर मैन्युफैक्चरर के पास कोई स्पेशल नॉलेज है तो वो अपनी उस नॉलेज को नई नई एक्सपर्टाइज को डेवलप करता रहे ताकि इंटरमीडिएटरीज को लगे कि भी मैन्युफैक्चरर के पास कोई स्पेशल नॉलेज है और उसकी वजह से वो उसके साथ कोऑपरेट करते रहे। क्लियर? तो कोऑपरेशन के लिए एक है एक्सपर्ट पावर। अगर आपके पास कोई स्पेशल नॉलेज है तो भी आपके इंटरमीडिएटरीज आपके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं या जो आप चाहें वो एक्शंस कर सकते हैं। और लास्ट हमारी जो पावर है वो है रेफरेंट पावर। द मैन्युफैक्चरर इज सो हाईली रिस्पेक्टेड दैट इंटरमीडिएटरीज आर प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद इट। या फिर आपके इंटरमीडिएटरीज आपके साथ कैसे कोऑपरेट करेंगे? अगर उन्हें लगता है कि भी उनका जो मैन्युफैक्चरर है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन है, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा के जो हमारे सीईओ हैं, मतलब टाटा कंपनी के जो ऑनर हैं रतन टाटा सर, उनकी आप देखें कि भी इंडिया में कितने रिस्पेक्ट है। तो उनके रिस्पेक्ट की वजह से बहुत सारे जो इंटरमीडिएटरीज उनके साथ जुड़े हैं तो वो उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, जैसे रतन टाटा बोलते हैं वैसे ही वो परफॉर्म करते हैं, वैसे ही उनके एक्शंस होते हैं। तो एक पावर जो मैन्युफैक्चरर के पास होती है वो है रेफरेंट पावर। रेफरेंट का मतलब है कि भी आपकी इतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि भी इंटरमीडिएटरीज को प्राउड फील हो कि वो आप जैसे इंसान के साथ जुड़े हुए हैं या आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। कंपनी सच एज IBM, कैटरपिलर, हेवेट पैकार्ड हैव हाई रेफरेंट पावर। जैसे ये कंपनीज हैं, IBM है, या हम इंडिया के एग्जांपल ले तो वो मैंने आपको बता दिया रतन टाटा, कि भी वो एक ऐसे मैन्युफैक्चरर या ऐसे ऑनर हैं जिनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है इंटरमीडिएटरीज के बीच में। इंटरमीडिएटरीज उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड मानते हैं, उनके साथ एसोसिएट होना उनके लिए प्राउड की फीलिंग होती है, इसीलिए वो उनके साथ अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, जैसे वो बोलते हैं वैसे ही एक्शंस वो उनके लिए करते हैं। क्लियर? तो ये 5 टाइप की पावर्स हैं
जिनके थ्रू आप कॉपरेशन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि मोटिवेशन की। इन पावर्स में ही मोटिवेशन छुपी हुई है। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगी, क्योर्सिव एंड रिवॉर्ड पावर आर ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्वेबल, लेगिमेटेड एक्सपर्ट एंड रेफरेंट पावर आर मोर सब्जेक्टिव एंड डिपेंड ऑन द एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ द पार्टीज टू रिकॉग्नाइज देम। ये कह रहे हैं हमने 5 पावर्स की बात करी है, उसमें अगर हम क्योर्सिव और रिवॉर्ड पावर की बात करें तो वो ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व कर सकते हैं। रिवॉर्ड्स को भी आप देख सकते हैं, कोई आपको अगर डरा रहा है, धमका रहा है, तो वो भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन जो रिमेनिंग 3 पावर्स हैं, लेगिटिमेट, एक्सपर्ट और रेफरेंट, ये पावर्स ऐसी हैं जो सब्जेक्टिव है और डिपेंड करता है कि भी आप उसको कितना मानते हैं। मतलब हो सकता है कि आपके इंटरमीडिएटरी को लगे आपके पास स्पेशल नॉलेज है, लेकिन दूसरे बंदे को लगे कि भी ये कोई स्पेशल नॉलेज नहीं है। तो जो ये एक्सपर्ट वाली है या रिस्पेक्ट वाली बात है, रिस्पेक्ट हो सकता है मैं किसी पर्सन की रिस्पेक्ट करती हूँ, आप नहीं करते। तो ये जो लेगिटिमेट, एक्सपर्ट और रेफरेंट पावर हैं, ये कैसी हैं? सब्जेक्टिव, पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं और इन पे डिपेंड करता है एबिलिटी और विलिंगनेस पे कि भी अदर जो पार्टी है, जो आपके इंटरमीडिएटरीज हैं, वो इन पावर्स को कितना रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं। हो सकता है एक इंटरमीडिएटरी को लगे कि भी आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन दूसरे को लगे कि भी आप एक्सपर्ट नहीं है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो कितना रिकॉग्नाइज करते हैं, कितना विलिंग है उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने में। तो यहाँ से हमने देखा पावर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को कि भी 2 पावर्स ऐसी हैं जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और 3 पावर्स ऐसी हैं जो सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती हैं। मोस्ट प्रोड्यूसर्स सी गेनिंग इंटरमीडिएटरीज कॉपरेशन एज अ ह्यूज चैलेंज। ये कह रहा है बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, उनको लगता है कि भी इंटरमीडिएटरीज की कॉपरेशन को गेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इंटरमीडिएटरीज अपने आप में एक बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं, पावर है, क्योंकि उनके पास वो एक लिंक है आपके टारगेट कस्टमर और आपके बीच में। तो उनके साथ उनकी कॉपरेशन को गेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है मैन्युफैक्चरर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए। दे ऑफन यूज पॉजिटिव मोटिवेटर्स। अब बात आई ना कि भी ये जो हमने अभी पावर्स देखी, इनको आप पॉजिटिव नेगेटिव मोटिवेटर्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप क्योर्सिव पावर का यूज़ कर रहे हैं तो आप नेगेटिव मोटिवेशन कर रहे हैं, आप उन्हें डरा रहे हैं। रिवॉर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो आप उन्हें पॉजिटिवली मोटिवेट कर रहे हैं कि भी मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा, आप मेरे साथ कॉपरेट करें या आप मेरे लिए ये फंक्शंस परफॉर्म करें। तो मोटिवेट करने के लिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी पावर्स हैं, इनका हम यूज़ कर सकते हैं उन्हें मोटिवेट करने के लिए। सच एज दे ऑफन यूज़ पॉजिटिव मोटिवेटर्स। जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो पॉजिटिव मोटिवेटर्स का यूज़ करते हैं। सच एज हाई मार्जिन्स, आप उनके लिए हाई मार्जिन्स दें, स्पेशल डील्स, प्रीमियम्स, कॉपरेटिव एडवर्टाइजिंग अलाउंसेज, डिस्प्ले अलाउंसेज, सेल्स कॉन्टेस्ट। ये कह रहा है बहुत सारे प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, इंटरमीडिएटरीज को मोटिवेट करने के लिए, उनकी कॉपरेशंस को गेन करने के लिए बहुत सारे पॉजिटिव मोटिवेटर्स का यूज़ करते हैं। हाई मार्जिन, स्पेशल डील्स, एडवर्टाइजिंग अलाउंस, डिस्प्ले अलाउंस या सेल्स कॉन्टेस्ट। एट टाइम्स दे विल अप्लाई नेगेटिव सैंक्शंस सच एज, और कुछ ऐसा टाइम होता है, कई बार ऐसा होता है कि वो नेगेटिव मोटिवेटर्स का भी यूज़ करते हैं। नेगेटिव का मतलब है सच एज थ्रेटनिंग टू रिड्यूस मार्जिन, या तो उन्हें डराएंगे कि भी हम आपके मार्जिन्स को कम कर देंगे, स्लो डाउन डिलीवरी या उनकी डिलीवरी लेट कर देंगे, टर्मिनेट द रिलेशनशिप, या फिर उन्हें बोलेंगे कि भी अगर आपने अच्छे से परफॉर्म नहीं करा, हमारे साथ कॉपरेट नहीं करा, तो हम आपके साथ रिलेशनशिप्स को ख़त्म कर देंगे। तो 2 टाइप के मोटिवेटर्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। इन दोनों मोटिवेटर्स में से डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोड्यूसर्स अलग अलग मोटिवेटर्स का या अलग अलग पावर्स का यूज़ करते हैं अपने इंटरमीडिएटरीज को मोटिवेट करने के लिए। तो पावर क्या है हमारी, पावर को क्यों हमने स्टडी करा, मोटिवेशन के लिए, कि भी आपके पास कितने तरीके हैं अपने इंटरमीडिएटरीज को मोटिवेट करने के, कैसे उनकी आप कॉपरेशन ले सकते हैं, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं कोई भी काम करने के लिए। तो हमारे पास 5 पावर्स हैं और उनमें हमने देखा पॉजिटिव और नेगेटिव हैं दोनों, तो उन्हें पॉजिटिव मोटिवेटर और नेगेटिव मोटिवेटर्स आप बोल सकते हैं। द वीकनेस ऑफ दिस अप्रोच इज दैट द प्रोड्यूसर इज यूजिंग क्रूड स्टिमुलस रिस्पॉन्स थिंकिंग। लेकिन अगर आप नेगेटिव मोटिवेटर्स का यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिमिटेशंस हैं। उसका नेगेटिव वीकनेस क्या है कि भी आप क्रूड हो रहे हैं और आप उन्हें स्टिमुलस रिस्पॉन्स थिंकिंग पर मजबूर कर रहे हैं कि भी जैसा आप करेंगे वैसा ही वो आपको रिस्पॉन्स देंगे। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट या वीकनेस है। पॉजिटिव
जितना हो सके उतना आपको पॉजिटिव मोटिवेटर्स का यूज़ करना चाहिए इंटरमीडिएटरीज को मोटिवेट करने के लिए, उनका कॉपरेशन गेन करने के लिए। इन मेनी केसेस रिटेलर्स होल्ड द पावर, ये कह रहा है लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ रिटेलर्स के पास पावर होती है, प्रोड्यूसर के पास पावर नहीं है, रिटेलर्स के पास पावर है। वन एस्टिमेट इज दैट मैन्युफैक्चर ऑफर द नेशंस supermarkets between 150 to 250 new items each week, of which the store buyers reject more than 70%। ये कह रहा है एक स्टडी हुई, उसमें एस्टिमेट लगाया गया कि भी जो हमारे मैन्युफैक्चर हैं वो हमारे जो कंट्री की जितनी भी सुपरमार्केट्स हैं उन सुपरमार्केट्स को हर हफ्ते 150 से लेकर 250 नई आइटम्स देते हैं कि भी ये नया लॉन्च किया है हमने, ये आइटम नया है, ये आइटम नया है। उन इन 150 से लेके 250 आइटम्स में से वो 70% आइटम्स को रिजेक्ट कर देते हैं। जो उन स्टोर्स के बायर्स हैं, जो इंटरमीडिएटरीज हैं, जो रिटेलर्स हैं, वो क्या करते हैं, उन सारी आइटम्स में से हर हफ्ते 70% आइटम्स को रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ आप देखें पावर किसके पास है, रिटेलर के पास। जो सुपरमार्केट के बायर हैं उनके पास पावर है कि वो किस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं और किस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो कई बार कुछ केसेस में रिटेलर्स के पास पावर होती है। मैन्युफैक्चरर नीड टू नो द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बायर्स, बाइंग कमेटीज एंड स्टोर मैनेजर्स यूज। और ऐसे ऐसे केसेस में मैन्युफैक्चरर को पता होनी चाहिए कि जो भी हमारा बायर है या बाइंग कमेटी है या हमारा जो स्टोर मैनेजर है उसका क्या क्राइटेरिया है प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करने का, किस बेसिस पे वो प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करता है, उन क्राइटेरियाज को मैन्युफैक्चरर्स को फुलफिल करना चाहिए। AC Nielsen interviews found that store managers were most influenced by strong evidence of consumer acceptance, a well-designed advertising and a sales promotion plan, a generous financial incentives। और एक स्टडी या इंटरव्यू हम कह सकते हैं AC Nielsen ने किया। उसने इंटरव्यू में देखा कि भी जो हमारे स्टोर मैनेजर्स हैं जो इन आइटम्स को बाय करते हैं या जो बाइंग कमेटीज़ हैं वो किस चीज़ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, किन आइटम्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं या किन आइटम्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो उन्होंने देखा वो उन आइटम्स को एक्सेप्ट करते हैं जिनके लिए कंज्यूमर की एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि भी कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट कर लेगा, या फिर अगर आपका एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन का प्लान वेल डिज़ाइंड है, या फिर आपके पास बहुत सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं जो आप कंज्यूमर को दे सकते हैं। अगर ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों से वो इन्फ्लुएंस होकर आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये देखा हमने स्टोर मैनेजर्स का जब इंटरव्यू लिया कि वो किस टाइप के, किस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं कि आपका एडवर्टाइजिंग का प्लान बहुत वेल डिज़ाइंड होना चाहिए, सेल्स प्रमोशन का प्लान वेल डिज़ाइंड है, आपके बहुत सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आप ऑफर कर रहे हैं और आपका जो प्रोडक्ट है उसके स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि वो कस्टमर उसको एक्सेप्ट करेगा। इन चीज़ों के बेसिस पे वो आपके प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं। ये हमने क्राइटेरिया एक इंटरव्यू के टाइम देखा। तो हमने देखा कि भी कैसे आप उनको ट्रेन कर सकते हैं, कैसे उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो हमारा है चैनल पार्टनरशिप। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इसके बाद लास्ट हमारा एक डिसीजन रह जाएगा इवेल्युएटिंग द चैनल मेंबर्स, कि भी आपको उनको ट्रेन करने के बाद, मोटिवेट करने के बाद, कुछ टाइम के बाद टाइम टू टाइम उन्हें उनकी जो परफॉर्मेंस है उन मेंबर्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है कि कैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा मैनेजमेंट का। क्लियर? अगर आज की वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, क्योंकि ऐसा कंटेंट मार्केटिंग सब्जेक्ट का आपको कहीं भी नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ। तो इसलिए अगर वीडियोस अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।